हेलो। हाय। कैसे है? मैं अच्छा हूँ, कैसे हो आप काजल? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है ओके। क्वारंटाइन में? क्या कर रहे ये हैं? कुछ नहीं, बस घर पे बैठे हैं, पढ़ते रहते हैं, सिनेमा फिल्में देखते हैं टीवी पे, अपनी फिल्में देखते हैं, शायरिया, वेब सीरीज देखते हैं, कविता कविताएं लिख रहा हूँ अच्छी। या वो भी चल रहा है, हाँ, कविताओं का भी दौर चल रहा है। यही सब इसके जरिए तो अच्छा टाइम पास हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। वेरी नाइस। तुम और बताओ क्या हो रहा रुमजुन, है? रुमजुन कैसी रुमझुम, है? रुमझुम बिल्कुल मस्त है, फर्स्ट क्लास मतलब है। आपने उसको भी एक्टर बना ही दिया फाइनली। नहीं, उसको इंटरेस्ट अच्छा लगता है टिकटॉक पे, तो बच्चों को मैं रोकता नहीं, उनको जो मन करे अभी कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्रिएटिव चीजें हो, उसे अच्छा या लगता है सब करना, तो मैं कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता कि ठीक है बेटा नहीं, कर लो। अच्छा भी है। पूरी फैमिली एक हाँ साथ एंजॉय कर रही है, मजा हाँ हाँ आता है हाँ देखने में। हाँ हाँ। हाँ, हम लोग सारे और लोग टिकटॉक पे भी रहते हैं, सब बढ़िया रहता है, और बिल्कुल अभी तो मतलब लाइक एक अलग ही वो रहता है। Yeah। अभी तो सारे ही एक्टर एक्ट्रेसेस सब लोग टिकटॉक बना रहे हैं। हाँ, हिंदी के, लगभग मुझे हिंदी के हिंदी से चुनो या लेके, कोई भी, हाँ, कोई भी। सब लोग सब लगे हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर टिकटॉक पे हैं आजकल। या ये तो सच है, मजा आता है। और सब ठीक तुम्हारे है। भी वीडियो देखता हूँ, बाकी सब ठीक है काजल, बहुत बढ़िया है। चलिए अच्छा तो लगा, एक फिर अच्छा वो शुरू किया है ये। आपके लिए बहुत दमदार क्वेश्चंस आए हैं। ओ। ऊपर से क्या आपके लिए है? बहुत बहुत, अब वो तो हम पूछेंगे आपको। एंड हाँ। बहुत प्यारे प्यारे रिकॉर्डिंग्स है आपके लिए, ओहो। जो आप खुद सुनोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। अरे रे, इंटरेस्टिंग है मतलब और ये बहुत एक्साइट था, या मैं कल से बहुत एक्साइट था इसको लेके कि बैठना और सुने हाँ, के बड़ा वो इसीलिए था, आपने क्योंकि वो पांडे पांडे जो गलत था लिखा हुआ, फिर भी आपने वो पोस्ट कर ही दिया। किसी ने कमेंट भी किया कि अरे अगली या बार क्या पंड्या पंड्या कर दोगे, तो मैंने कुछ बोला। बोला इस बार ए वाई आ गया, अगली बार क्या पंड्या करोगे? मैंने कुछ या रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा जाने दो, ठीक है। ई वाई आता है, उसकी जगह ए वाई हो गया था, कोई बात नहीं, नहीं, हम लोग ऊपर जो जानते हैं। ऊपर था वो ई वाई ही था, नीचे हाँ, वाले ऊपर में ही वाई था। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हाँ, नीचे वाले में ए वाई हो गया था, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। लाइक ऊपर था विद संजय पांडे और खाके हाँ पान डे, खाके हाँ। पान डे। हाँ, मैंने कहा चलो फिर भी मुझसे फिर। वेट नहीं हुआ, मैंने पोस्ट कर दिया। मैंने कहा वो जब नहीं, तक करेक्ट होगा तब तक तो डाल दो पोस्ट। उन्होंने पोस्टर बनाया तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैम जब आप लोग ने पोस्ट कर ही दिया है तो फिर जाने दीजिए, आप उसी को रहने हाँ, दीजिए, ठीक। क्या फर्क पड़ता है। एक आध लोगों ने पॉइंट आउट किया है, बाकी सबका ध्यान वो तो काजल रानी सब। के नाम से हटे नहीं लोग, संजय पांडे को क्या देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन हाँ से। बिल्कुल। एंड पहले हम आपके फेवरेट क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, आपके फेवरेट हाँ चीजें या जो भी हम जानना चाहते हैं, आपकी राइट। फेवरेट चॉइसेस। लाइक फेवरेट एक्टर कौन है? हिंदी भोजपुरी। एनी एनी फेवरेट, फेवरेट होता है। बच्चन साहब, बच्चन साहब। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? काजोल। फेवरेट मूवी? आनंद। आनंद। ऐश खन्ना। हाँ। फेवरेट सॉन्ग गा के सुनाना पड़ेगा थोड़ा। मैं बोल सकता हूँ, कभी कभी फिल्म का गाना है जो मुझे बहुत अरे, पसंद आप इतनी अच्छी कविता बोलते हैं, आप गाना सुनाइए। सेट पे भी है। नहीं, मैं गाते हो आप? कविता बोल सकता हूँ, कभी कभी जो है गाना, जो है एक्चुअली वो एक गाना है हाँ। वो जो फिल्म में है। हम्म। हाँ जी। और एक शायरी जो मुशायरे में बोलते थे, उस फिल्म में भी बच्चन साहब ने बोली है। वो पूरी लाइनें वो फिल्म में नहीं है, वो ऑडियो में आपको मिलता है सुनने को। वो मैं सुना देता हूँ कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू ही नहीं। न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। मैं जानता हूं है मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी। मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत वाह, अच्छी लाइन इतना है ये। पूरा आपको याद कैसे रह हाँ, गया? वो याद है। वो उस फिल्म में है मतलब, लेकिन मुझे याद था ये बहुत अच्छा। ये साहिर साहब ने जो फिल्म के गाने लिखे हैं, उन्होंने ये भी हाँ अलग से जी। लिखा हुआ है। आपकी फेवरेट डिश क्या है? खाने में क्या पसंद करते हैं आप?
कढ़ी चावल। कढ़ी चावल। हम्म। वाह, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? वैसे तो मैं कश्मीर तक जा गांव चुका छोड़ हूँ। के, कश्मीर, गांव छोड़ के। अरे गांव सबका कश्मीर तो फेवरेट मैं होता जा है। चुका हूँ। कश्मीर या मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे हिल स्टेशन अच्छे लगते हैं, जैसे कश्मीर। वैसे मेरे को वैसे पसंदीदा जगह बनारस है लाइक मेरी। आप हिल स्टेशन में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, हिल ज्यादा पसंद स्टेशन पे? करता, हाँ हाँ। वो जगह मुझे ओके। पहाड़ वहाड़ वाले, हाँ। तो आपके ये बाल हमेशा से काले ही है या वाइट के? मैं मौके के हिसाब से चीजें कर लेता हूँ। जब बात का रोल करता हूँ तो वाइट कर लेता हूँ, और जब यंग रोल करता हूँ तो भाई का तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तुम्हारे साथ तो सारे किरदार किए हैं। पर अभी आप घर में बैठ के कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं जो काले करके अभी तो रखे हैं? अभी तो एक हस्बैंड हूँ और एक फादर हूँ, दो कैरेक्टर निभा रहा हूँ मैं। तो अच्छा। अभी अपने रूप में हूँ एज संजय पांडे, कि संजय पांडे ऐसा है। लोगों ने मुझे मैक्सिमम, जैसे हमारे डायरेक्टर हैं सतीश जैन जी। उन्होंने एक बार मुझसे, जब आशिक आवारा तो की है तुमने, आशिक आवारा में हम साथ में काम कर रहे थे, तो वो रोल मैं नहीं कर रहा था। मैं कर हाँ रहा था वो कैरेक्टर जो सुशील जी कर रहे थे, जी। बड़े भाई वाला, दीवान का। और मैं उस रोल को कर रहा था, और मेरे से पूछा जा रहा था कि अपने छोटे भाई के लिए कोई एक्टर बताओ। तो मैंने अयाज का नाम लिया, धर्मेंद्र सिंह का नाम लिया, देव सिंह का नाम लिया, मैंने सबके नाम लिए। सतीश जी मुझे ऐसे देख रहे हैं, बोल रहे हैं, यार संजय, संजय जी आप क्यों नहीं करते ये किरदार? मैंने कहा सर मैं तो बड़ा भाई कर रहा हूँ ना सर, वो यंग है, आम्रपाली की उससे एंगेजमेंट होती है फिल्म में, मैं कैसे, अजीब लगेगा। बोले यार ये भोजपुरी वालों ने ना आपको बूढ़ा बना बना के मानसिक रूप से बूढ़ा कर दिया है। संजय जी आप बूढ़े नहीं है, आपको ऐसा लगता है वो पका विग बन लगा के, दाढ़ी सफेद करके आपने खुद को मान लिया कि आप बूढ़े हैं। आप यंग हो सर, मुझे आपकी यही ब्लैक दाढ़ी चाहिए, यही लुक चाहिए, और वो रोल अब आप कर रहे हैं। देन फिर जाकर मैंने वो छोटे भाई का किरदार किया। तो ओके। एज संजय पांडे ऐसे ही होगा। मतलब लास्ट टाइम मनोज जी का भी इंटरव्यू चल रहा था, तब उन्होंने यही बोला कि पटना से पाकिस्तान में जो सुशील जी का रोल था वो मनोज जी को हुआ था ऑफर। हाँ हाँ एंड सुशील जी ने कहा कि नहीं आप ये करो, विलेन वाला आप हाँ करो। हाँ तो मतलब हाँ। सुशील जी क्यों अपने कैरेक्टर बांट देते हैं? नहीं, कई बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम या इस किरदार को उसका जस्टिफाई कर पाएंगे, इसके साथ नहीं कर पाएंगे। तो ईमानदार एक्टर खुद बोल देता है कि नहीं मैं ये रोल नहीं करूंगा। मतलब ये उनको होता है। फील हो जाता है कि मैं सूट नहीं करूंगा, इसको कोई मैं और सोचूंगा, करना चाहिए। या जैसे मैंने तो बोला, ये ज्यादा आशिक आवारा में मैं अच्छा नहीं कर भी रहा है, था। अच्छी भी बात हाँ, होती है ये। या और कई बार ऐसे चलो डायरेक्टर फिर भी आ जाते आप, हैं। या जी। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? तो मैंने कहा कई बार हम बोलते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, मगर ऐसे डायरेक्टर भी आते हैं, सतीश जी जैसे, हाँ जिन्होंने अपनी फिल्म में, किसी फिल्म में मुझे बूढ़ा नहीं बनाया। हाँ, इनकी वो तो निरहुआ है। हिंदुस्तानी वन देख लो, वो आशिक आवारा देख लो, दिलवाले देख लो, जो भी फिल्म में, मैंने राम लखन देख लो। अब राम लखन में उन्होंने मुझे मनोज टाइगर जी का बेटा बना दिया। मैं अभी सिर्फ ओके। सुशील जी का बेटा बनने को बाकी रह गया हूँ। वो भी बन जाएंगे एक मैं दिन। अवधेश जी का बेटा बन चुका हूँ फिल्म दिलेर अभी में। आप, लाइक अभी मतलब हमारे इंडस्ट्री के हैंडसम विलन आप हाँ, कहलाते हैं। थैंक यू सो मच काजल, सो थैंक यू सो मतलब देखो देखो, अभी आप देखो मुझे, आपको कैसे लग रहे हो? मच। मतलब इसलिए सब अनसिक्योर भी हो जाते हैं लोग अरे आपको नहीं नहीं देख नहीं, कर, नहीं इसीलिए हीरोइन तो को मैं पटा गेटअप के ले लेता जाए। हूँ। इसीलिए मैं गेटअप वेटअप ले लेता हूँ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेता हूँ, विग लगा लेता नहीं, आपका एक हूँ, क्वेश्चन इनसिक्योर भी मत हो आया जाए। है ये, एक क्वेश्चन भी हाँ। आया है कि मीन्स आप इतने हैंडसम है तो आपने हीरो में ट्राई क्यों नहीं किया, आप विलन क्यों बने? मेरा शुरू से एक ड्रीम था विलन। मुझे विलन बनना। अमजद, हाँ मुझे अमजद खान, प्राण साहब, और हीरो भी वो जो विलन करते हैं, एंटी हीरोज, मुझे वो ज्यादा अपील करते थे। पता नहीं क्यों था, मैं नहीं जानता। बट मुझे ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हीरो बनना है। ये सोच कर आया था कि विलन ही करना है ओके, आप अपने मुझे। सॉरी। फैंस को हाय बोल दीजिए, फिर हम हाय, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, बहुत प्यार देते हैं आप लोग। आप सबको मेरा बहुत प्यार। प्लीज पूछिए क्या पूछ रहे ओके, जैसे कि आप आजमगढ़ के हैं, पर थिएटर हैं। की शुरुआत आपने मध्य प्रदेश से की, वहां से क्या रिश्ता है आपका? मेरे पापा आर्मी में थे, कश्मीर में पहले पोस्टेड थे। फिर वहां से वो रिटायर होके आए, फिर उन्होंने हमारे
जो डिफेंस की फैक्ट्रियां हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कुछ 32-35 फैक्ट्रियां हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहां आर्मी के सब सामान वगैरह बनते हैं, गाड़ियां बनती है आर्मी की। एक फैक्ट्री कटनी में है, पापा ने वहां ज्वाइन किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में। तो मैं पैदा तो हुआ हूँ गाँव में, फिर जब होश संभाला तो मैं कटनी चला गया पिताजी के पास, पिताजी वहां जॉब करते थे, और वहीं मैं पढ़ाई करने लगा। कटनी मध्य प्रदेश का एक बड़ा खूबसूरत प्यारा सा शहर है, जबलपुर बहुत फेमस है उसके पास में है। तो मैंने होश संभाला कटनी मध्य प्रदेश में ही, वहीं मैंने अपना एक ग्रुप बनाया संप्रेषण नाम से, थिएटर ग्रुप। क्लास 8th में था, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में मैंने अपना ग्रुप बना लिया था। मतलब मैं बचपन से ही नाटक में चला गया था। फिर करते 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 वहीं से कॉलेज किया। कॉलेज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं भोपाल आ गया। भोपाल में हमारे रंग विदूषक ग्रुप है, जिसमें हमारे डायरेक्टर थे बंसी कौल, वो रेपेटरी ज्वाइन की। वहां मुझे फेलोशिप मिलती थी, मतलब मंथली मुझे 2,000 रुपये मिला करता था, और साथ में ट्रेनिंग भी होती थी। तो मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको पैसा मिला है सीखने का, थैंक्स टू मिस्टर बंसीदा हमारे। और तो ऐसे इस तरीके से मध्य प्रदेश से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। आज भी मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो यूपी में नहीं है। अगर मैं गांव जाऊं तो घर में बैठे बैठे बोर होऊंगा, क्योंकि वहां मेरे कोई दोस्त नहीं है। अगर मैं कटनी चला जाऊं तो वहां तो मतलब पूरा शहर अपना है। वाह। ये रिश्ता है। मुंबई के शुरुआती दिन कैसे थे? भोजपुरी ओके, में पहला ब्रेक किस फिल्म में मिला था आपको? शुरुआत तो मैंने आते ही यहाँ पर पंडित सत्यदेव दुबे, जो अमरीश पुरी जी के गुरु थे, उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया, संवर्धन थिएटर ग्रुप। और उनके साथ 2 साल काम किया मैंने। बहुत स्ट्रगल तो बहुत है, सबके लिए है, मेरे लिए नहीं। या जिनकी भी अपनी कोई यहाँ पर कोई गॉडफादर नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं, उनके लिए बहुत संघर्ष है। और उस वक्त भोजपुरी का दौर नहीं था। एक चैनल लॉन्च हुआ था, ई टीवी यूपी बिहार। उसमें एक सीरियल आ रहा था पंचायत, जो अवधी भोजपुरी और हिंदी मिक्स था। मुझे किसी ने कहा कि यारी रोड में किनारा अपार्टमेंट है, वहां शाहरुख मिर्जा का ऑफिस है, वहां चले जाओ, ऑडिशन चल रहा है। मैं सबसे लेट पहुंचा, शाम के 7 बज गया। सब जा चुके थे। एक दुबला पतला सा लड़का बाहर निकला, हल्का यहाँ मसे का दाग, वो राजकुमार आर पांडे थे। दुबले पतले दुबले पतले से थे। मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। राजी बाहर आए। ओ। बाहर आके उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ बोलो। मैंने कहा मेरा नाम संजय पांडे है, मैंने सुना है ऑडिशन चल रहा है। बोले यार तुम तो बहुत लेट आए, अब तो सब चले गए। मैं डायरेक्टर हूँ राजकुमार पांडे। मैंने कहा ओके सर। बोले एक पेज है, कितनी देर में याद कर लोगे? मैंने कहा सर मैं 10 मिनट। 10 मिनट में एक पेज याद कर लोगे? मैंने कहा यस सर। चलो मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, वरना मुझे घर जाना है। मैंने कहा हाँ सर, मैं करता हूँ। 10 मिनट में फटाफट फटाफट पूरा डायलॉग, भोजपुरी अवधी हिंदी मिक्स था, मैंने याद किया। वो हीरो का डायलॉग था, वो कैरेक्टर उस सीरियल का हीरो था, भोला। हम्म। तो भोला नहीं, गोला नाम था उसका, गोला। तो गोला का किरदार याद किया और मैं गया। मैंने कहा सर मैं रेडी हूँ। सुना, मुस्कुराए सुन के, बोले कल बता देंगे। अगले दिन फोन आया प्रोडक्शन वाले का, आप एज हीरो इस सीरियल में सेलेक्ट हो गए। पेमेंट की बात चल रही थी। मैंने कहा इतने पैसे में नहीं करूंगा, पैसा बहुत कम दे रहे हैं आप लोग। इतने में फोन राज जी के हाथ में गया। अचानक आवाज आई, संजय मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ सर। संजय कर लो, बहुत अच्छा किरदार है, मैं कह रहा हूँ कर लो। मैंने कहा सर जितने दे रहे हैं उसमें से 100 रुपए बढ़ा के लूंगा। इन्होंने कहा कि बाकियों को इतना मिल रहा है। मैंने कहा 100 रुपए बढ़ना चाहिए मेरा सबसे, मैं सबके जैसे पैसे नहीं लूंगा, ज्यादा लूंगा। बोले अच्छा भाई। ललित आर्या थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, बोले ललित जी संजय का 100 रुपए बढ़ा दो। 100 रुपए के लिए मैं अड़ गया था। 100 रुपए बढ़ा। कट्टू राज जी के साथ पहला सीरियल था, हमने लगभग 50-60 एपिसोड किए उसके। एसएल स्टूडियो में शूटिंग होती थी। उस तरह से भोजपुरी से रिश्ता जुड़ा। फिर राजकुमार जी ने ही पहली फिल्म बनाई कहिया डोली लेके आई बाप, ये 2002 में। उस वक्त उनका फिर फोन आया कि संजय का रोल है, विलन है इसमें। मैंने कहा सर करना है। वो विलन। मेरी विलन के रूप में एंट्री थी। राज जी को पता था कि इसका इंटरेस्ट विलन में है, उनसे छुपा नहीं था। और पंचायत के बाद हमारे फैमिली रिलेशन बन गए थे, घर आना जाना था, एक बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। तो फिर मैं गया ऑफिस। मैंने वो पहली फिल्म की कहिया डोली लेके आई बा 2002 में, एज विलन भोजपुरी में वहां से एंटर किया वाह, मतलब राजी पहले से पैसे कम करवाते ही है। नहीं मेरे लिए तो बढ़वाए बेचारे, वो तो 100 रुपये बढ़वाया था मुझे। मतलब उनके प्रोडक्शन वाले हमेशा पैसे 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 करते रहते हैं, रोते रहते हैं बस। तो कमल जी की याद दिला दी।
ओके। आपने जब खलनायक का काम शुरू किया तब अवधेश मिश्रा भोजपुरी के बड़े खलनायक थे। कहा जाता है कि आपने कम पैसों में काम करना शुरू किया ताकि अवधेश जी की फिल्म आपके पास आ जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ये इतिहास इतिहास आधा है ये। ओके। जब मैंने काम करना शुरू किया तो अवधेश मिश्रा भोजपुरी में नहीं थे। नहीं थे? नहीं थे। मेरी चौथी फिल्म थी जिसमें मैं घर द्वार, महेश पांडे की, वो हाँ। फिल्म कर रहा था। और उसके साथ ही मैंने एक और फिल्म साइन कर ली थी, दुल्हा ऐसन चाहिए, जिसके डायरेक्टर थे सुनील सिन्हा, उसके राइटर थे मनोज के सिंह। मनोज सिंह ने ही कहिया डोली लेके अइबा लिखी थी, और उन्हीं मनोज सिंह की फिल्म थी दुल्हा ऐसन चाहिए, जिसके लिए मैं कास्ट हुआ था। और महेश पांडे की फिल्म शूट हो रही थी बनारस में, और इनकी फिल्म शूट हो रही थी गोरखपुर में। मुझे बीच बीच में आना जाना था, डेटों का एडजस्टमेंट था। उस वक्त मैं नया था, मैंने 3-4 फिल्में की थी, तो मैंने महेश पांडे से पूछा कि मुझे बीच में जाने देंगे गोरखपुर क्या? एक फिल्म और साइन की है मैंने। महेश बोला नहीं, मुझे 10 दिन ब्लॉक डेट चाहिए आपकी, मेरी पहली फिल्म है, मैं किसी एक्टर को हिलने तक नहीं दूंगा। मेरे लिए घर द्वार का रोल बहुत अच्छा रोल था, और वो किरदार मैंने सुना भी नहीं था, मनोज जी ने बोला था, मैंने हाँ कर दिया था। मैंने मनोज सिंह को फोन किया, मैंने कहा सॉरी सर, दुल्हा ऐसा चाहिए मैं नहीं कर सकता। इस बात को अवधेश जी लगभग 10 बार बोल चुके हैं, पब्लिक में भी, इंटरव्यू में भी, कि मैं संजय की रिप्लेसमेंट में आया था, संजय ने वो फिल्म छोड़ी तो मैं आया हूं। ये बात सच है, मैं पहली बार कह रहा हूं। अवधेश जी लगभग 10-15 बार बोल चुके हैं इस बात को। तो फिर ओके। मैंने वो फिल्म छोड़ी रातों रात। मनोज सिंह अवधेश जी को भी जानते थे। अवधेश जी की एंट्री हुई दुल्हा ऐसन चाहिए में। उसके बाद 3 फिल्म करने के बाद मैंने भोजपुरी 2 साल के लिए छोड़ दी। क्यों? 2000 मैं हिंदी में सीरियल्स में ज्यादा बिजी हो गया था, और भोजपुरी में पैसे वैसे मिल नहीं रहे थे मुझे ठीक से, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। और उस वक्त पैरेलल में DD1 का स्टार प्लस का सीरियल करता था, करम अपना अपना, 7 फेरे, और DD1 पे 1-2 सीरियल मेरे ऑलवेज चलते रहते थे। तो मैं भोजपुरी कम कर दिया। लास्ट मैंने की थी गब्बर सिंह महेश पांडे की 2007 में। 2007 से लेकर 2009 तक मैंने कोई फिल्म नहीं की। और यही वो दौर था जिस वक्त अवधेश मिश्रा एक अपने उड़ान पे थे, उनकी सारी फिल्में, उनका वो आ रहा था। मेरी फिल्में आती भी थी तो साल में 1 या 2 फिल्में आती थी। तो मैं बिल्कुल ऐसा लगता था कि लाइन में रह के भी आउट ऑफ लाइन था मैं। मेरी फिल्में दिनेश जी के साथ नहीं थी, मेरी फिल्में रवि जी के साथ एक ही फिल्म आई थी, मनोज जी के साथ कोई फिल्म नहीं थी। मैं फिल्में कर रहा था विनय आनंद के साथ, सिकंदर खरबंदा के साथ, ये मेरे हीरो थे। तो मैं बहुत साल में 1-2 फिल्में करता था। वो 2 साल में जब मैं वापस आया फिर राजी का, हाँ अभी ये घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 साल बाद 2009 में, मैं आपके जवाब पे भी आऊंगा, 2009 में फिर एक बार राजी का फोन आया। राजी के टच में था मैं, वो फिल्में बना रहे थे, कुछ फिल्मों में उन्होंने मुझे नहीं लिया तो मैं नाराज भी था। 2009 में उन्होंने मुझे बुलाया कमालिस्तान स्टूडियो में फिल्म दीवाना की। वहां पर पैच वर्क शूट हो रहा था भैया की ससुरारी का। तो मुझे बुलाया कि संजय एक फिल्म बन रही है दीवाना, जिसमें दिनेश जी हैं, पाखी हेगड़े हैं, उसमें विलेन का रोल है। और जब मैंने सेट पे देखा भैया की कमालिस्तान में, तो उस सेट पे सुशील जी, ब्रजेश जी, सूर्या द्विवेदी, अयाज खान, अनिल यादव, प्रकाश जैस। मैंने कहा पंडित जी आपके सेट पे तो पूरी भोजपुरी के विलेन है, मुझे काहे को ले रहे हैं? तो बोले नहीं, मैं इसमें तुम्हें चाहता हूँ, और तुमसे एक लगाव है, बहुत बढ़िया रोल है संजय, ना मत करो। और बात फिर पैसे पे आ गई। मैंने कहा पंडित जी भोजपुरी में पैसा नहीं मिलता पंडित जी, नहीं करूंगा। तो उस वक्त ये हुआ कि गुजर गए रमेश जी प्रोडक्शन में थे, तुम भी जानती होगी, जी। रमेश जी थे प्रोडक्शन में। रमेश जी किसी का चेक लेके चले थे। मैंने कहा था हाँ एक शर्त पे करूंगा कि आधा पैसा अभी चाहिए मुझे। राजकुमार जी हंसे, जो बहुत प्यार करते हैं मुझे, वो आज बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने बोला कि रत्न, उनको फोन किया जो उसमें प्रोड्यूसर थे, कि अरे संजय को अभी पैसे चाहिए आधे। बोले तो एक चेक लेके बंदा कमालिस्तान जा रहा है, उसमें नाम नहीं लिखा है, संजय जी को चेक साइन करके दे दीजिए, वही आधा पैसा उसी में दे दीजिए, चेक भर दीजिएगा आप। सिर्फ साइन किया है मैंने, पेमेंट मैंने लिया कमालिस्तान में पूरी फिल्म की। हालांकि मेरी ईमानदारी कि फिल्म रिलीज होने के 6 महीने बाद पूरा पैसा लिया मैंने, क्योंकि फिल्म अच्छी लगी। उस तरह दीवाना फिल्म से मेरी री एंट्री हुई, कमबैक हुआ भोजपुरी में। तब तक नो डाउट अवधेश मिश्रा बहुत बड़ा नाम थे। अब आपके सवाल पे आ रहा हूं, बहुत बड़ा नाम थे। और मुझे बहुत से लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो 7 फिल्में जो मैंने की थी उसमें कुछ हिट थी, कुछ फ्लॉप थी, बहुत ज्यादा वो नहीं था। दीवाना बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन दीवाना के बाद 1 साल तक मेरे पास फोन नहीं आया कोई।
इसी हम्म। इंडस्ट्री से। कोई कॉल नहीं आई कि दिनेश लाल की फिल्म है, उसका मेन विलेन, और इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म, पर मुझे कोई कॉल नहीं करता था। धीमे धीमे मुझे मार्केट समझ में आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म का हिस्सा होने के बाद भोजपुरी का कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे नहीं बुला रहा फिल्म करने के लिए। तो कुछ लोग को ये था कि अरे ये सिर्फ राजकुमार जी का एक्टर है, या वो है, अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं। यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप बाजी लॉबी गिरी थी। उसके बाद मैं फिर मुझे राज जी ही दोबारा लेकर आए। इस बात के लिए मैं आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा राजकुमार जी का, कि 1 साल बाद फिर मेरी फिल्म आई देवरा बड़ा सतावेला। हम्म। 1 साल बाद 7 सहेलियां आई, लगातार बैक टू बैक। देवरा बड़ा सतावेला, 7 सहेलियां, सैया के साथ मड़ैया में, दुश्मनी, वो सारी फिल्में राजकुमार जी लेकर आए थे। अवधेश कभी कभी मजाक में बोलते भी राज जी को कि आप तो मुझसे बदला लेने के लिए संजय पांडे को लाए हैं इंडस्ट्री। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सच है काजल, कि जब अवधेश मिश्रा पीक पे थे उस वक्त एज अ विलन, तो मुझे वो पेमेंट तो लोग देंगे नहीं जो अवधेश मिश्रा को दे रहे थे। ये सच था। अगर मुझे उतना पैसा देना होता तो लोग कहते थे हम अवधेश मिश्रा को ले लेंगे। तो हम्म। आपको अपना अपना पारिश्रमिक तो कम करना पड़ता। अगर मैं अवधेश जी की जगह होता, अवधेश जी मेरी जगह होते, तो वो भी कम करते। ये एक मार्केट की स्ट्रेटेजी है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई बुराई थी। हाँ, ये सच है कि उस वक्त मैं अवधेश जी क्या ले रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे पास जो आते थे मैं अपना एक रेट बोलता था। मैं अवधेश जी के रेट को जानकर अपना रेट नहीं बताता था कि अवधेश जी 5 ले रहे हैं तो मैं 2.5 बोलूंगा, नहीं। मैं बोलता था मैं इतने पैसे लूंगा। थोड़ा ज्यादा होता तो वो बोल देते थोड़ा कम कर दीजिए। पर हाँ, ये सच है कि वो अवधेश जी से कम होते थे, पर मैंने जानबूझ के ओके। कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। ओके। खलनायक से अचानक आप कुछ फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आए और आपको कॉमेडी का अवार्ड भी मिला। कैसा लगा जब एक खलनायक को कॉमेडी का अवार्ड मिला? कॉमेडियन। हाँ, कॉमेडी का अवार्ड मिला, लेकिन उसमें उन्होंने एक लाइन ऐड की। मेरे को बड़ा दुख है इस बात का कि अभी तक मुझे इंडस्ट्री में बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड नहीं दिया। हम्म। मैं चाहता हूं मुझे एक बार कॉमेडी में अवार्ड मिले, सिर्फ कॉमेडी, प्योर कॉमेडी। उन्होंने जो दिया है बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल इन कॉमिक शेड। ओके। हाँ, ये वो लिख देते हैं, मेंशन करते हैं इन कॉमिक शेड, मतलब नकारात्मक भूमिका में कॉमेडी करने वाला कलाकार। और ये नया ट्रेंड मैंने ही चालू किया है, मेरे से चालू हुआ है भोजपुरी में। भोजपुरी में या तो बेस्ट विलन होता था, बेस्ट कॉमेडियन होता था। बेस्ट नेगेटिव रोल इन कॉमिक शेड, ये पहला अवार्ड पाने वाला एक्टर मैं हूं, जो मुझे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के लिए मिला था कलकत्ता में। ओके। आप एक हीरो के साथ फाइट सीन करने से डरते हैं, कौन है वो और कैसा डर? नहीं, ये तो नहीं बताऊंगा कौन है वो सामने करना क्यों? पड़ेगा। नहीं नहीं, बताना ये पड़ेगा। पर्सनल पन्ना हो जाएगा। मैं जो नए नए हीरो होते हैं, जो अनट्रेंड हाँ। हीरो होते हैं, ओके। कई हीरो ऐसे हैं जो फाइट को सीखने की चीज नहीं समझते। उनको लगता है एक्शन नहीं, सीखा बट नहीं आप जाता। बताएंगे तो एटलीस्ट वो सामने वाला जो भी है तो समझेगा ना कि हाँ। ये उनको साइड में समझा चुका हूं मैं, वो नहीं मानते। वो लोग मान चुके हैं कि उनको सब आता है भैया। मैं ऐसे ओके। हीरो हीरो का नाम नहीं लूंगा। एक हीरो है जिनसे मैं बहुत डरता हूँ। एक फाइट थी, एक फिल्म थी, उसमें फाइट थी, तो अयाज और मैं दोनों थे। तो मैंने फाइट मास्टर को बुलाया, मैंने कहा इस फाइट में अयाज को पिटवा दो, क्लाइमेक्स वाली फाइट में मैं मार खा लूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा शुरुआत में मार मुर दिया तो हाथ पैर टूट जाएगा। फाइट मास्टर बेचारे मेरी इज्जत करते थे। उन्होंने बोला हेलो बॉस, इसमें तुम अयाज को मारोगे? हाँ। तो बोले संजय भाई को? संजय भाई को क्लाइमेक्स में, अभी नहीं। मेरे को इशारा करके पूछे ठीक है। मैं जब सेट पे जाता हूँ तो पहले मैं एक्शन जब शुरू होता तो हीरो को मार खाते देखता हूँ, पहले मारते ही। हम्म। अब हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि 2 पंच में समझ में आ जाता है ये हीरो आपको सही में मारेगा या अच्छा फाइटर कैसा है। फिर हम फाइट मास्टर को बुलाते हैं, और फाइट मास्टर को बुला के बोलते हैं बॉस ऐसा है, लास्ट में गोली वोली से मरवा दो, इससे लड़ूंगा तो नहीं, और लड़ूंगा भी तो लड़ूंगा भी तो 2 पंच, वो भी इतना दूर से जाना चाहिए, ये ऐसे टच नहीं होना चाहिए, बगल में नहीं। और इसको गुंडों उंडों को मरवाओ, जो जिसको मरवाना मरवाओ, मैं नहीं लड़ूंगा। तो फाइट मास्टर अब सीनियर इतनी इज्जत करते हैं, वो भी जान जाते हैं। मतलब आप बच के निकल गए, बेचारे गुंडों अरे की हालत खराब। अरे तो अरे यार, अगर इतना रिस्की होता है काजल कि नाक वाक टूट गई,
जैसे मैं, एक फिल्म थी मेरे साथ, हीरो को पहले उसे मारना था, एक विलन को, फिर मुझे मारना था, उसके बाद मेरी बारी थी, और जैसे उसको मारा, मुझे कान में आवाज आई, टाक, हम्म, हड्डी, नाक की हड्डी गई बगल बाप वाले रे। की। उसके बाद मेरी बारी थी, और हम दोनों दीवार पे टिके थे कि हम पीछे भी नहीं जा सकते थे, हम ये एकदम ऐसे थे, फिक्स हो गए थे। उसको मार के वही पंच घुमा के मुझे मारना था, और उसको लगा उसकी हड्डी टूटी। ये एक्सीडेंट है, कोई जानबूझ के हीरो नहीं मारता किसी को, मैं ये भी बोल रहा हूँ। लेकिन वही है कि ट्रेनिंग की कमी थी, और वो उसका 4 महीने काम या बंद था, नाक में प्लास्टर बंधा हुआ था उस विलन के। तो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ता है। तो मैं हीरो लोगों से बहुत डरता हूँ, और खासकर जब एक्शन खत्म होता है तो ऐसा लगता है गंगा नहा ली मैंने। इसीलिए आपने कॉमेडी स्टार्ट की। हाँ, उससे नहीं, विलन प्लस थोड़ा सा कॉमेडी। पिटवा फिर नहीं, भी उसमें पिटवा देते हैं ये पिटवाते लोग। हैं, हाँ, उसमें पिटवाते हैं, लेकिन कॉमेडी वाला पिटवाता है ना, तो वो हाँ, मतलब थोड़ा। प्रॉपर एक्शन टाइप नहीं होता, तो बच हाँ, जाता है प्रॉपर है। इंसान। फिर अभी यंग लड़के आ गए हैं सब, वो मार खाते हैं ना सब। ओके। आपने सभी एक्ट्रेस के साथ पर्दे पर फ्लर्ट की है, किसके साथ फ्लर्ट में अधिक कंफर्ट फील करते हैं? किस हीरोइन के साथ? मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, ऐसा मुझे, क्योंकि आप अगर सही हैं तो मुझे नहीं लगता मेरे साथ, आप खुद मेरे साथ काम कर चुके हो इतना, जी। इतना हमने साथ में इतने रोल किए हैं, इतनी फिल्में की हैं। आज तक टचवुड किसी हीरोइन की कोई शिकायत नहीं रही मुझसे कि संजय पांडे मौके का फायदा उठाते हैं या परेशान करते हैं या वैसा करते हैं। हर हीरोइन, मतलब छेड़छाड़ वाले सीन में भी हीरोइनें बहुत कंफर्टेबल होती हैं, सभी जितने के साथ किया है मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध है। मैं पर्टिकुलर किसी एक को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकता कि नहीं, ये सब अच्छे से रही हैं, और मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, और सब हीरोइंस मेरी बहुत इज्जत करती वो तो इंडस्ट्री में भी बातें होने लगती है कि means किसी का हैं। कोई हाँ, नेचर खराब हो या कोई हाँ, फायदा हाँ, उठाए सीन ना, वाइज, ऐसे कभी कुछ नहीं, भी। कोई कोई मतलब, आपका, हाँ, तो आपका सुना नहीं है कभी? कभी नहीं, किसी ने। भोजपुरी को लेकर काफी तरह की बातें फेसबुक पर की जाती है, या ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही बातें होती है, और आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, तो उसे किस तरह से लेते हैं आप? एक्चुअली क्या होता है, कई बार फेसबुक पे हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जुड़ी है। कुछ बातें कई बार जो दिल को तकलीफ देती है, मुझे ऐसा लगता है ये गलत हो रहा है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये बात गलत है, ये सब तक पहुंचनी चाहिए। फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाने का। कई बार उससे कुछ लोग ना इत्तफाकी रखते हैं कि नहीं यार ये गलत है, बहस भी हो जाती है। जब मेरी कोई पोस्ट कंट्रोवर्शियल होने लगती है ना, मैं डिलीट कर देता हूँ, हम्म। क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ कि मेरी पोस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हो। मैं बट ये चाहता भी हूँ तो भाई होता मुझे है बात ना, दो। हाँ, पर ये भी तो होता है कि मीन्स फेसबुक में सिर्फ हमारे अपने लोग ही नहीं रहते हैं, कई होते हैं जो हमारे फैंस है, ऑडियंस है वगैरह, नहीं, वो लोग भी होते हैं। मगर जो हमारी फ्रेंड लिस्ट में आ गया वो तो हमारा फ्रेंड हो गया ना। लेकिन वो आपके, लोग तो, बाहर के हाँ, लोग भी तो देखते हैं ना उस चीज को। नहीं, पर मैं मर्यादा में लिखता हूँ। मैं ऐसा कभी अपनी इंडस्ट्री को लेकर लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आजकल, लिखता। आजकल वो चीजें हैं कि मीन्स आप अपनी मर्यादा में लिखते हैं, लेकिन हाँ, बाकी लोग तो बस, हाँ, वो तो भड़ास निकालते हैं, हाँ, तो वो एक गाली गलौज गलत देने लगते हैं। इम्प्रेशन होता है ना। बहुत गलत है। देखिए, मेरा सीधा से कहना है कि अगर आपके घर में कुछ एक्टर खराबी है, एक्टर दुर्गंध की है। अगर, एक्टर या एक्ट्रेस की अगर लड़ाई चल रही है, तो आप पर्सनल नंबर्स भी है आपके पास, तो आप हाँ, पर्सनली मैसेज करके फाइट करो, लेकिन दुनिया को दिखा के क्यों करनी है? मैं तो एक्टरों की सिर्फ तारीफ लिखता हूँ, बुराई किसी एक्टर की नहीं लिखी आज तक। सीपी भट्ट, मनोज टाइगर, विनोद मिश्रा, अवधेश मिश्रा, जो भी लोग हैं, जो काम मुझे, जो फिल्म अच्छी लगती है, मैं सीधे जाके उसके बारे में अच्छा लिखता हूँ। मैं आज तक, मुझे किसी एक्टर से शिकायत, ये बात आपने सही कही कि अगर किसी से शिकायत है तो पर्सनल में मैसेज करो उसको। या फेसबुक पे मीन्स जाके तो पूरे फिर दुनिया को ढिंढोरा क्यों दुनिया दीजिए। के सामने तो यही मैसेज जाता है ना कि इन लोग में संगत है ही नहीं, नहीं, मतलब नहीं, नहीं, सब एक वो दूसरे के खिलाफ है। वो बहुत सो गलत वो है, मैं चीज, इसके खिलाफ हूँ। आपने कहा था निरहुआ जी ने आपको पीटने से मना कर दिया था, क्या थी पूरी कहानी? एक्चुअली उस दिन हम आगे आजमगढ़ में सितंबर में शूट कर रहे थे, और आजमगढ़ मेरा होम टाउन है। तो सेट पे पापा, मेरी बुआ के लड़के, मेरा भतीजा, सब लोग आ गए थे उस दिन। और उस दिन इत्तेफाक से एक्शन हो रहा था। दिनेश जी ने मुझे देखा, बोले कहो भैया, अजुए बुलावे के रहल पापा के हैं, जो दिन तोहर पिटाई होत बा,
हमको नहीं है भैया, हम तो काल कल नहीं हो, यहाँ गिने अजुए तो हम कहा करिए हम है। कहे अच्छा ठीक है बैठावा। दिनेश जी गए, पापा के पैर छुए, बिठा ले सबको, फाइट मास्टर के पास गए। बोले अन्ना, संजय भैया के फादर और उनके सब भैया भतीजे आए, आज ही के दिन वो पिटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पापा है। तो एक काम करिए, पहले संजय भैया के गुंडों को पिटवाते, उसके बाद फिर हम संजय भैया की बारी आएगी। तो फाइट मास्टर बोला, जैसा अन्ना जैसा आपको सही लगे वैसा करते हैं, ठीक है अभी गुंडों को पिटवाते हैं। गुंडों को पिटने का उतना सीन था नहीं, मेरे चक्कर में और पापा के चक्कर में वो गुंडे दिन भर पिटते रहे। वो उतनी बड़ी फाइट थी नहीं कि गुंडे पिटे दिन भर। बट वो सुबह क्यों से लेके आपको क्यों नहीं पिटना चाहते थे पापा के सामने? अच्छा नहीं लग रहा था पिताजी बेटे को पिटते हुए देख, वो एक फीलिंग उनकी ये थी। देखिए पापा जानते मैं विलेन हूँ, वो मुझे पर्दे हाँ। पे देखते हैं पिटते हुए, लेकिन सामने देखना एक थोड़ा अलग बात हो जाती है। वो दिनेश जी एक अलग तरीके के इंसान है, वो इन चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं। और सच बताऊं तो मैंने भी नहीं सोचा था, मैं मेंटली रेडी था कि ठीक है मैं विलेन हूँ, मेरे पिता को पता है बेटा विलेन करता, पिटेगा भी यहाँ पे। मेरी फैमिली को, मेरी बेटी अब तो नहीं, जब वो छोटी थी मेरी बिटिया, तो जैसे ही एक्शन आता था वो आंख बंद कर लेती थी, टीवी से हट जाती थी, तो अपने पापा को पिटते हुए नहीं देख पाती थी। तो जब मेरी बेटी अपने पापा को पिटते हुए नहीं देख सकती, तो मेरे पापा तो अपने पापा। बेटे को कैसे पिटते हुए देख सकते? इसलिए दिनेश जी ने ओके, ऐसा किया। सो नाइस। ओके, आपने मार्शल आर्ट भी सीखा है मुझे पता चला, तो क्या हाँ, कभी रियल लाइफ में इसका यूज किया है आपने? नहीं रियल लाइफ में तो आज तक कभी, मार्शल आर्ट में मैंने लाठी चलाना, तलवार चलाना, ये दो तीन चीजें हमको थिएटर में भोपाल में सिखाई गई थी, तो उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और हिंदी फिल्मों का मार्शल आर्ट अलग हो जाता है। शुरुआत में मैंने एक फिल्म की थी, इसमें लाठी चलाना था, और उसमें मैंने लाठी चलाई। उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ संजय पांडे लाठी चलाना, मतलब मैं बड़े बड़े जो लोग हैं एक्टर्स उसमें सबसे बहुत बढ़िया चला सकता हूँ लाठी। मैंने प्रॉपर सीखी है लाठी चलाना। लेकिन हम्म। हमारे हिस्से में मारना होता कहाँ है, मार नहीं, खाना होता है। खाना उधर। हाँ हाँ, और सच बताऊं तो रियल लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं ना, आधी ऑडियंस तो वैसे ही डरी हुई होती है हमसे। उनको तो लगता है कि सही का गुंडा है ये, ऐसे आप बुलाते भी नहीं है। लग अरे आप नहीं अब लगते। अब थोड़ा नहीं, मगर मुझे भी शुरू में, मैं बिहार जाता था तो लोग बोलते थे अरे बड़का गुंडा आया, अरे बड़का गुंडा। हाँ तो वो गुंडा बोलते हैं, तो कभी कभी मैं हड़का देता था, ओए फिल्मों में नहीं रियल में गुंडा हो पीछे हटो, तो पब्लिक सच में हट जाती थी। अब जब से कॉमेडी करने लगा हूँ, थोड़ा डर खत्म हो गया ऑडियंस में से, अबे नॉर्मल रहते। नॉर्मल हो आप गया। आप अधिकतर फिल्मों में एक बेटी के पिता बनते हैं और वास्तविकता में भी आप एक बेटी के पिता है, तो फिल्मों में और रियल लाइफ में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए फिल्म तो कहानी अलग है, वो तो पूरी कहानी पहले से अलग होती है, आपको पता होती है। रियल लाइफ में तो आपको ये पता नहीं होता कि कल क्या है। और फीलिंग्स जो है, एक एक्टर की फीलिंग्स जो है, जो मेरी बेटी के साथ जो फीलिंग्स है, वो कई बार मेरे लिए सेट पे काम आती हैं, जब मैं कोई ऐसा बहुत इमोशनल सीन कर रहा होता हूँ कुछ एक्ट्रेस के साथ, वो मेरी बेटी बनी है, कोई ऐसा इमोशनल ड्रामा होता है, तो उस वक्त चूंकि एक्टर एक ऐसा है जो अंदर क्या फील कर रहा है ऑडियंस को बाहर नहीं दिखता, वो वही समझता है। बाहर वही दिखता है जो डायरेक्टर दिखा रहा होता है कि ये बेटी के लिए रो रहा है, इसके लिए रो रहा है। हाँ। वो फीलिंग्स कई बार काम आती है, क्योंकि एक बेटी का पिता हूँ, तो उसको बेहतर तरीके से मैं पर्दे पे उतार पाता हूँ। नाइस। आपकी पत्नी जब नाराज हुई हो आपसे, तो क्या आप अपने फिल्मों के डायलॉग सुना के उनको मनाते हैं? हाँ, फिल्मों के डायलॉग, फिल्मों के गाने, और जैसे कौन बहुत सा? मतलब गाने तो जैसे हिंदी गाने भी गा देता हूँ उनकी तारीफ में, और भोजपुरी के भी मैं गाने गा देता हूँ। लेकिन डायलॉग्स ऐसे मतलब जो उन्हें हंसा दे, थोड़े से कुछ फिल्मों के जो सीन्स उन्होंने देखे हुए होते हैं, तो मान तो जाती कुछ, है? हाँ मान जाती है। ऑप्शन क्या, मानेंगी कहाँ जाएंगी? अच्छा। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऐसे तो बोलो, कहाँ जाएगी हाँ, मतलब क्या है? देखो पूरी बात नहीं सुनी, मैंने पूरी बात की कि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो तो हम दोनों बात को की रहना बात साथ भी में है, की। लड़ना लड़ना साथ में है।
पहली बात आपने ये कही कि कहाँ जाएगी, नहीं माना, नहीं मानेगी, हाँ, तो फिर फिर मुझे याद आपने आया, बोला। फिर मुझे हाँ। याद आया कि वो कमरे में अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे मेरा इंटरव्यू देख रही है। अच्छा। पिटाई होगी अब। पिटाई हो मारिएगा जाएगी। जरूर, एक बार जरूर और मारिएगा। लॉकडाउन में मैं भाग भी नहीं पाऊंगा कहीं बाहर, बाहर पुलिस मारेगी। इससे सही अच्छा बात अंदर है। उन्हीं की मार खा लो। आज तो पक्की पिटाई आपकी। नहीं, पहला पहला जो निकलता है वो सच निकलता है। काजल तुम लड़ाई करवा के मानेगी आज। नहीं, सच, आपने सच बोला। आज तुम पिटवा के ही मानोगी। अपनी सवाल सवाल मत ला जाए, सवाल मत ला जाए अब। अभी कहीं पीछे से ना आ रही हो झाड़ू लेके। नहीं नहीं, अभी कैमरा ऑफ होगा तब बात होगी फिर। क्या बोल रहे थे? अच्छा, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बहुत दिनों बाद इतना आता हूँ मैं। ओके। आप चाय के बहुत शौकीन है, तो हाँ, क्या कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपको ऑफर किया है कि संजय जी इस फिल्म में थोड़े पैसे कम दे दो, ले लो, पर आपको शूटिंग में हम ज्यादा चाय पिलाएंगे, पैसे थोड़े कम ले लो। चाय बहुत पीता हूँ। हाँ। और इस तरीके का कोई ऑफर किसी प्रोड्यूसर ने नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये लोग कहते जरूर है कि सर, सेट पे कि सर आपके घर में दूध बहुत खर्च होता होगा ना। मैं बोला क्यों? सर कितनी चाय पीते हैं आप दिन भर में? मतलब हर 1 घंटे बाद मुझे चाय हरी चाहिए होती है। चाय। हाँ, ये वो सबको पता है, जहाँ मेरे मुंह से निकल लोग समझ जाते हैं कि अच्छा चाय के लिए बोला हाँ, जा मेरे मेरे लिए भी लाना। रहा बोलना है। भी नहीं ऐसा होता पड़ेगा, बोलना है। भी नहीं वो ले पड़ेगा। आता है, हरी बोलो वो समझ जाता है वो। ओके। मैं आपका एक टिकटॉक वीडियो देखी जिसमें आप पियानो बजा रहे हैं, तो क्या सच में बजाने आता है या सिर्फ? वो फिल्म ही है सब, ऐसे म्यूजिक के ऊपर बजा दे रहा था मैं। वो तो सिर्फ कौन बजा? पब्लिक को धोखा देने रुमझुम, के लिए। रुमझुम भी रुमझुम। नहीं बजा पाते। हम प्रैक्टिस करते हैं, रुमझुम म्यूजिक क्लास करती है, तो रुमझुम की म्यूजिक क्लास के लिए, और हम लोग भी घर में से कभी मन होता है तो करते हैं। मेरा मन तो है कि मैं हारमोनियम ले आऊं घर पे, लेकिन हारमोनियम नहीं है, तो हम उससे ही रुमझुम सुर का रियाज करती है सारे गाने। मेरे भी भाई ने मुझे पियानो ला के दिया है, बजाती हो? तो मैंने मैंने जन गण मन सीखा पहला। बढ़िया, वेरी बढ़िया, बहुत अच्छी चीज से शुरुआत की तुमने तो। हाँ, तो हाँ, मैंने वो सीख लिया। नहीं अच्छा ओके। किया ये। मुझे पता चला कि आपका जो सीरियल था इंसाफ, वो सीरियल आपकी सास देखी तो बोली कि अगर एंगेजमेंट नहीं हुआ होता तो मैं शादी कैंसिल कर दी होती, तो क्या अभी भी वो अफसोस करती है? अभी भी ये आप? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी है तुमने। हाँ नहीं, अभी अब अफसोस नहीं करती, अब तो मैं उनका मतलब लाडला दामाद हूँ। उस वक्त एंगेजमेंट हो चुकी थी हमारी, और हाँ। मेरा एक सीरियल आ रहा था इंसाफ, उसमें करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था। बहुत गंदा किरदार था वो। और वो अपने घर पे बैठ के देख रही थी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा है ये बंदा, ये लड़का, तो मैं शादी न करती। हाँ मतलब मतलब वो बोली कि अगर मुझे पहले पता होता ये सब करता तो मैं कभी शादी नहीं करती। मेरी वाइफ ने समझाया कि मम्मी ये एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, आप तो मिली हो ना। बोली हाँ मिली हूँ, हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा भरोसा है, नहीं तो देख के तो डर लग रहा है जो ये कैरेक्टर करते हैं। तो बाद में फिर तो ऐसे बहुत अनुभव बहुत रहे, लोग शुरू में बहुत चिढ़ते थे। कई डायरेक्टरों ने कहा कि सर मेरी माँ आपको गाली देती है, मेरी फैमिली आपसे बहुत चिढ़ती है। लेकिन जब लोग मिले तो उसके बाद रूह बदल गया, और मैं तो आज अपनी सासू माँ का बहुत लाडला दामाद हूँ। अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। ओके। हाँ, आपके नेगेटिव रोल से ना आपकी वाइफ खुश है ना बेटी, तो आप नेगेटिव रोल ही करने का क्यों सोचे? तो ये तो मैंने शादी के पहले से शुरू किया था। तो उनको पता फिल्मों नहीं में था, नहीं आपने छुपा के रखा नहीं था? नहीं नहीं, भाई उनको पसंद ना पसंद तो उन्होंने बाद में बताई ना, बच्ची जब पैदा हुई उसके बाद उसने फिल्में देखनी शुरू की। शादी जब हुई उसके पहले से मैं नेगेटिव रोल कर रहा था, फिल्मों में नहीं कर रहा था, सीरियल्स भी कर रहा था। तो उनको पता था कि ये विलन करते हैं, वो इसको काम के रूप में लेते थे। बेटी चूंकि ज्यादा इमोशनल, एक बार का एक छोटा सा किस्सा बताऊं। तो जब आपको पता चला उसके बाद भी आपने इन कंटिन्यू किया? तब तक एक इमेज बन चुकी थी ना। हमारे फिल्मों में एक इमेज चलती है, एक ब्रांड चलता है। हीरो, हीरोइन, विलेन, कॉमेडियन, बस। उसके बाद फिर करेक्टर आर्टिस्ट। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा नंबर चौथा पांचवा आए।
मुझे लगता था बात चलता है कि कौन हीरो है कौन विलन है। एक हम्म। ब्रांड को लेके चलना पड़ता है आपको। मैं चलते करियर में ब्रांड छोड़ देता 10 फिल्म के बाद, 15 फिल्मों के बाद, तो कोई मुझे नहीं लेता। इसलिए मैंने कॉमेडी भी की, तो लगभग 200 150 फिल्मों के बाद कॉमेडी शुरू की ओ मैंने। बाप रे। तो कितना हो गया आपका अभी तक फिल्म 300 के में? ऊपर हो गए। निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आप एक सीन में साड़ी पहने हैं, तो जब यह सीन हाँ। आपकी पत्नी देखी तो क्या बोली कि संजय पांडे जी आप तो मुझसे भी अच्छी लग रहे हैं साड़ी में? पांडे जी, संजय पांडे जी आप तो मुझसे भी अच्छी लग रही है। नहीं, इससे पहले उन्होंने मुझे एक फिल्म में देखा था, लेडी बने हुए, बतासा चाचा एक फिल्म आई थी, मनोज अच्छा। टाइगर जी उसमें हीरो थे। उस फिल्म में मैं लेडी बना था, और उसमें ज्यादा श्रृंगार करना पड़ता था मुझे। इसमें तो कम करना पड़ता था, ये मूछ वाली भौजी था ये जो कैरेक्टर, ये तो बहुत हल्के से संग में था। हाँ, लेकिन मेरी वाइफ ने तो बोला था कि अच्छे लगते हो, साड़ी में भी अच्छे लगते हो। कई फिल्मों में आपने लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, हम्म। तो क्या आपकी वाइफ उसे देखकर मतलब आपको कोई आपके शादीशुदा उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई? अपनी आपकी वाइफ ने कभी आपके ऊपर शक किया हो या गुस्सा किया हो, कैसे क्यों करते हो आप? नहीं, पहली बात तो ये कि वो मेंटली पढ़ी लिखी लड़की है, मेंटली इतनी स्ट्रांग है, उनको पता है कि ये एक्टिंग है और ये किरदार है। और वो ऐसा नहीं है कि मैं, वो इंडस्ट्री से दूर रही है, उन्होंने कभी शूटिंग नहीं देखी। मैं शादी के बाद उनको हर फिल्म के सेट पे ले गया, तुम भी मिल चुकी हो। सब लोग, मतलब इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी फैमिली से नहीं मिला है। जी। मैंने इंडस्ट्री को और फैमिली को बहुत अलग अलग, ऐसा नहीं कह रहे नहीं ये बुरा काम है तुम लोग मत देखना, बुरा काम है तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं। अगर एक बेटी को पता होना चाहिए कि उसके पापा क्या करते हैं, वो इंडस्ट्री कैसी है, कौन लोग हैं। एक पत्नी को पता होना चाहिए कि उसका पति सुबह से शाम तक जाता है तो कहां जाता है, शूटिंग कैसी होती है। इसलिए मैं अपनी फैमिली को, मेरी वाइफ, मुझे लगता है कि लगभग हिंदुस्तान में जहां अच्छी अच्छी जगहों पर हम शूटिंग करने गए, हैदराबाद से लेकर और पूरा वहां तक, हम हर जगह ले गया हूं मैं फैमिली को। तो मेरी वाइफ ने शूटिंग देखी है। एक बार आइटम सॉन्ग हो रहा था सीमा सिंह के साथ, सीमा के साथ सबसे ज्यादा गाने किए हैं, और सीमा मेरी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त है। तो वाह। सीमा का आइटम सॉन्ग था, और मेरी वाइफ और बेटी दोनों बैठे थे, सफाले एक जगह है वहां कर रहे थे हम लोग। और पहली बार मैं बीच पे कर रहा था आइटम सॉन्ग, एकदम रेत पे बैठ के। तो जो लोग बैठे थे यूनिट वाले, जैसे ही सीमा गाना शुरू करती थी तो सीमा को देखते थे और मेरी बीवी को देखते थे, फिर सीमा को देखते थे, मेरी बीवी को देखते थे। रिएक्शन मेरे क्या लिए आ रहा है? आखिर, हाँ, आखिर रिएक्शन क्या आ रहा है इनका। मेरी वाइफ ने कहा भैया मैं जानती हूँ ये विलन है, और ये आइटम बहुत फिल्मों में की है, मैंने सारे आइटम देखे, आप लोग मुझे मत देखो, वहां देखो। तो मुझे नहीं लगता इन चीजों को लेकर कभी मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है इस तरीके ओके। लॉकडाउन के बाद आप भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य कहाँ देखते हैं? से। मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद एक नई शुरुआत होगी, एक नए तरीके से। और अभी जो सिनेमा हॉल में जो कंडीशन है वो अभी इतनी जल्दी नहीं सुधरेगी, लॉकडाउन के बाद भी समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो फिल्में बन रही हैं सैटेलाइट को जैसे टारगेट में रख के, सबको पता है कि अब हमारे पास सबसे बड़ा हमारा जो मुख्य बाजार है वो ऑडियो वीडियो सैटेलाइट इन चीजों पे है। तो मुझे लगता है कि फैमिली फिल्मों का दौर बढ़ेगा भोजपुरी में, एक्शन का दौर थोड़ा कम होगा, कहानियां नई नई आएंगी, कहानियों पे नया एक्सपेरिमेंट होगा, और वैसी फिल्में बनेंगी जो अब तक नहीं बनी है भोजपुरी में, जिसमें कहानियां प्रमुख होंगी, जिसमें फीमेल ओरिएंटेड फिल्में ज्यादा बनेंगी, हीरो वाली भी बनेंगी मगर फीमेल ओरिएंटेड बनेंगी। तो इस तरीके का दौर मेरे ख्याल से आने वाला है भोजपुरी ओके। में। आप अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारे नामचीन धारावाहिकों में काम किए हैं, तो फिर उन धारावाहिकों में शाश्वत भूमिका निभाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको भोजपुरी सिनेमा करनी पड़ी? पहली बात तो ये है कि ये मेरी मातृभाषा है भोजपुरी। मैं मध्य प्रदेश में रहा हूं, लेकिन मम्मी के मुंह से अक्सर ये भाषा सुनता था तो बोल लेता था। मम्मी पापा इसी लैंग्वेज में बात करते थे। मेरी माँ हिंदी नहीं बोलती थी, बहुत कम बोलती थी, मम्मी मेरी भोजपुरी ही बोलती थी। तो मम्मी के मुंह से सुनता था, तो जिसे हम कहते हैं ना, इसे हम माँ बोली कहते हैं, मातृभाषा, मदर टंग।
तो माँ से आपका लगाव होता है और माँ की भाषा से भी और लगाव। भाषा मौसी जैसी लगती है कि माँ है, और माँ के मुंह से निकली भाषा थी मौसी है हमारी। तो उस भाषा से लगाव था, और मैं बहुत खुद को कंफर्टेबल पाता था भोजपुरी। और मुझे ये नहीं पता था कि भोजपुरी का मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा। हम्म। हमने जब शुरू किया था, कहिया डोरी ले गई बा, और फिल्में चल रही थी उस वक्त, बाद में रवि जी थे उस वक्त, मनोज जी आए। तो जब मार्केट बढ़ा और लोगों ने अप्रिशिएट किया, और मुझे लगा कि यहाँ मुझे मेरा वेलकम बहुत दोनों हाथ फैला के हो रहा है, तो मैं कंफर्टेबल हुआ, बैठ गया। फिर मैंने उधर बोला कौन जाए यार इधर, प्यार से इतनी इज्जत, इतने उसके साथ आ रहा है, इतनी अपनी ऑडियंस है, दर्शक है, आपकी भाषा है। और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब भोजपुरी का हो गया। ओके। आपने तकरीबन सारे कलाकारों के साथ काम किया है और आज हीरो की तीसरी पीढ़ी है उसके साथ भी काम कर रहे हैं। तो पुराने नायकों में और नए नायकों में आप क्या समानताएं और क्या असमानताएं देखते हैं? भोजपुरी में मेरे साथ तो सब अच्छा रहा। पहले के जो अभिनेता थे, उनके साथ एक उनकी अपनी लाइफ का भी एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ था। तब 18 साल या 19 साल की एज में हीरो नहीं बनते थे। एक, हम्म। एक मैच्योर एज होती थी। अभी थोड़ा एज कम है, तो एक थोड़ा सा अमेच्योरनेस है आज के हीरोज में। जिंदगी का तजुर्बा थोड़ा कम है। तब के हीरो में जिंदगी का भी तजुर्बा होता था, बट अभी के हीरो भी संस्कारिक है, सब रिस्पेक्ट देना जानते हैं। थोड़ा सा अनुभव की कमी है आज के हीरोज में, कि जैसे हिंदी में भी जितने हीरो हैं सब मैच्योर है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख, आमिर। पहले के हीरो उतने मैच्योर होते थे। अब थोड़ा एक नई पीढ़ी जो आई है उतनी वो नहीं है, और थोड़ा सा एक्टिंग को लेकर कहीं हल्का सा एक केयरलेस वाला नजरिया है थोड़ा सा, जिससे मुझे शिकायत होती है। बाकी ओके। मुझे बहुत प्यार है, वो सब मुझे बहुत जैसे अभी एक्शन को लेके आपने हाँ, कहा। एक्शन को लेके नहीं वो या सीखते, कई डांस भी नहीं सीखते हैं, और थोड़ा सी लापरवाही है करियर को लेकर। लाइक सबको ऐसा यहाँ पे ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ पे तो कुछ भी चल जाएगा, ऐसी थिंकिंग नहीं, कुछ रखते भी हैं। चल जाएगा, ये तो है, ये तो है उनको कि चल जाएगा। प्लस क्या होता है ना कि हमारे निर्माता सिंगर खोजते हैं जो ऑलरेडी ऑडियो में जिसका एक नाम हो, बड़ा नाम हो ऑडियो इंडस्ट्री में, बिहार में, यूपी में लोग जानते हो, ताकि उसको लोकप्रिय बनाने की मेहनत हमें ना करनी पड़े। वो ऑलरेडी फेमस हो, ताकि हमको ये ना लगे कि अरे यार ये तो कौन है, इसको कोई जानता नहीं है, ये परंपरा एक है। तो उस चक्कर में वो लोग सिंगिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि अगर हम एज अ सिंगर फेमस हो जाएंगे तो हीरो तो बन ही जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी जो सबने सिंगर थे ट्रेनिंग फिर भी हीरो ली बने, है। सबने ट्रेनिंग भी ली है। इस या बात को ये लोग इनको फॉलो तो करते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन यही मेन मुद्दा जो है, उनकी मेहनत को ये नजरअंदाज कर जाते हैं सारे। हम्म। ओके। चलिए, जो अगर कोई सुन रहे हो या कभी देखेंगे तो मीन्स कुछ हाँ, करें। ये बात तो मैं हर सोशल मीडिया पे हर बार कहता हूँ, भाई थोड़ा सीरियस ले लो चीजों ओके। आप खुद एक बहुत अच्छे लेखक है तो आप अब तक कोई पटकथा या स्टोरी फिल्म की स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखी है? को। एक्चुअली एक लाइन है जो बचपन से मेरे दिमाग में थी हम्म। कि एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप अगर एक साथ चार, और जब मैं इंडस्ट्री में आया था ना, तो मुझे किसी ने गुरु मंत्र दिया था कि बॉस यहाँ एक ही दुकान लगाना, चार दुकानें मत लगाना, वरना हम्म। कोई दुकान नहीं चलेगी। होता है ना लोगों से, अरे राइटिंग सर मैं कर लेता हूँ ना, अरे आर्ट आर्ट डिपार्टमेंट, अरे सर मैं बना दूंगा पेंटिंग सर, अरे सर मैं लिखता भी हूँ सर, एक्शन तो मैं करवा लूंगा, डायरेक्शन भी किया है। जो हर सामान बेचता है ना, उसका कोई सामान नहीं बिकता। वो तो है। मुझे मैं बोला गया था कि एक काम करना, एक्टिंग करना, सिर्फ एक्टिंग करना बस। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, राइटिंग करता हूँ। जैसे मेरे मित्र महेश पांडे, उनका सीरियल आया था महुआ पे गंगा जमुना, उसके डायलॉग्स लिखे थे मैंने। ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, बहुत छुपा के करता हूँ, ऐसा ओपनली नहीं।
जब एक्टिंग की दुकान बंद होगी तब देखेंगे। अभी तो चल रही है हम्म। माशाल्लाह ठीक ठाक। मैं कोई मूवी कर रही थी तो उसमें वही था कि डायरेक्टर बोल रहे थे कि मैं एक्शन करवा लूंगा, और वहां हाँ पे खास जरूरत थी एक्शन की, और हाँ सबके हाथ में रियल वाला लकड़ी बाम्बू वगैरह सब दे हाँ। दिया। ओ और वो लोग ऐसे लाइक कोई स्पॉट बॉय हुआ या कोई ऐसे कोई कैरेक्टर जो आया हो भीड़ में, अरे क्राउड रे, में, उनको क्या ही उनको है। बना दिए गुंडे। मैंने बोला सॉरी, आपको नहीं करना है मत करो, मैं नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे लोगों फिर के मैंने खिलाफ तो नहीं कंप्लेन करनी किया। चाहिए। नहीं अच्छा किया नहीं किया, 3-4 तो घायल हो ही जाते वहां पे। नहीं नहीं, 3-4 क्या मैं हो जाती तो क्या। मुझे उनको मुझे मारना था, ऐसा था। एक तो मैं भी कोई एक्शन, ओहो, मुझे इतना नहीं पता है ना, तो मैं कैसे कैसे ऐसा कर हर लेते चीज हैं, करती। इतनी हिम्मत कैसे कर लेते हैं ये लोग यार। सो ऐसे टेन्यू रियल थे और रियल ऊपर से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो मैंने मना कर दिया, झगड़ा हो गया, मत करो, जो करना है नहीं, करो, जाओ। इसी हाँ नहीं नहीं, सही सही डिसीजन था, इसीलिए मैं ओके। नहीं करता हूँ। एक ही दुकान चला रहा हम्म। हूँ, ठीक है। हाँ आप कद काठी से सुंदर हीरो जैसे लगने वाले हैं, तो फिर विलेन बनना ही क्यों चुने, जैसे कि आपने बता दिया मुझे। हाँ बताया मैंने हाँ। आप सुशील सिंह और अवधेश मिश्रा, ये 3 नाम गिने जाते हैं इंडस्ट्री के टॉप की विलेन में। तो इन हाँ तीनों के बाद इनकी धरोहर को आगे ले जाने के लिए आपको वो प्रतिभावान कौन लगते हैं, ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए। इन 2 लोगों को छोड़ के, हम तीनों को हटा हाँ, के। आप तीनों के हाँ, बाद आपको कौन दिखते हैं बहुत जो देखिए, वैसे तो आप। बहुत लंबी फहरिस्त है इसकी, या। लेकिन अभी जो मुझे दिखते हैं, जैसे मेरा चहेता है अयाज खान, देव सिंह, समर चतुर्वेदी, और बालेश्वर सिंह, और भी ऐसे 1-2 लोग हैं जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमित शुक्ला भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो समर्थ, देव, अयाज, बालेश्वर, ये लोग हैं जो उस अच्छा। तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी चल के ये लोग बढ़िया काम करेंगे। लेकिन मैं साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि विलन करते हुए बहुत ज्यादा चीजें आप नहीं दिखा सकते उस तरीके से, ये मैंने हम्म। एक्सपीरियंस किया है। कि क्या करोगे विलन में, सिर्फ अत्याचार ही करना है आपको, और कुछ आता नहीं है हमारे हिस्से में। हाँ, और लोग मारना, देख देख लूटना, के। लोग पक जाते हैं, कितना निगेटिविटी लोग कितना देखेंगे। आज अवधेश जी की बात चलती है तो अवधेश जी खुद मेहंदी का नाम लेते हैं, और लोग भी मेहंदी का नाम लाते हैं, मेहंदी लगा के रखना। क्यों? अवधेश मिश्रा ने सिर्फ मेहंदी की है, उसके पहले 200 फिल्में की, वो कहां गई? अमरीश पुरी साहब ने इतने किरदार किए थे, सिर्फ एक मोगेम्बो क्यों याद आता है? गब्बर एक वो अकेला गया। क्यों याद आता है? अमजद खान साहब ने बहुत सारी फिल्में की हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विलन है, ये सिर्फ विलन पकड़ कर ना रखें। जैसे समर चतुर्वेदी हैं, वो कई किरदार करते हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ विलन में नहीं लेता हूँ। मेरे साथ वो इसमें थे, जो हमारी संतोष मिश्रा जी वाली फिल्म थी, बम बम बोल रहा है काशी, कमाल किरदार किया था उसने मेरे छोटे भाई का कॉमेडी में। मुझे लगता है देव को, अयाज को, बालेश्वर है, उमेश सिंह भी है, अमित शुक्ला है, ये लोग जो हैं, इनको नए डायमेंशन ढूंढने चाहिए, क्योंकि हम लोग सब कर चुके हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं है, हम तीनों ने मिलकर। और अभी हमने ज्यादातर लोग विलेन्स का ज्यादा अभी वो पसंद नहीं करते हैं, उनको मतलब सब मिक्स होता है हाँ वो पसंद कर रहे हाँ, हैं। तो अब आपको अपना थोड़ा सा ट्रैक, थोड़ा सा परफॉर्मेंस का स्टाइल इन लोगों को भी बदलना होगा। या। जी। शुरुआत रंग कर्म से करने के बाद वो रंग कर्म को आप भूल क्यों गए। एक्चुअली दो पहियों पे कहते हैं ना, दो नाव की सवारी नहीं हो सकती। रंगमंच या रंगकर्म पूरा समय मांगता है। थिएटर इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, थिएटर इज फुल टाइम जॉब, फुल टाइम वर्क है वो। मतलब वो ऐसा नहीं आप कर सकते कि दिन में शूटिंग करें, रात को थिएटर करें। और हाँ। मैं थिएटर से आया हूँ, रंगकर्म, थिएटर मेरा पहला प्यार है, और मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता कि मेरा कल शो है, आज मेरी शूटिंग आ गई, अरे बहुत शूटिंग हुई तो पैसे मिल रहे, अपन शो छोड़ के निकल दिए। तो अगर मैं उस विधा के साथ इंसाफ नहीं कर सकता हूं, तो बेहतर है कि कुछ दिन का पॉज दे दूं वहां पे। इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ, टाइम का प्रॉब्लम ओके। भोजपुरी इंडस्ट्रीज वो क्या गलतियां रह गई है, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या गलतियां रह गई है जिसके कारण भोजपुरी इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज को लिखा है, हाँ, विदेशों में नहीं जा पाई है, जबकि भोजपुरी 12 देशों में बोली भी जाती है। ये मुझे लगता है कि अप्रोच की कमी है हमारे पहले हमारे सीनियर्स में। देखिए, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाला। हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हुई बाहर के देशों में, हमारा प्रोडक्ट यहीं देसी बन के रह गया। जो लोग हमारे दिग्गज हैं, जो बड़े हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक बड़ा नाम है हिंदुस्तान में आज भोजपुरी की वजह से, जिनकी अपनी एक पहचान है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इंडस्ट्री को उस तरीके से इसकी मार्केटिंग करें और बाहर तक ले जाएं। हम प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं हमारे पास, कमियां ऊपर से हुई हैं, हम लोगों ने कहीं कोई बोली ओके, आप इतने सालों से भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं, तकरीबन 250 से 300 फिल्म आप कर चुके हैं, तो नहीं। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री की जो गलतियां है या बुराइयां है उसको खुलकर नहीं कह पाते हैं, इसलिए आप अपने मन की बातों को फेसबुक का जरिया बनाकर इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये कुछ हद तक सही है कि मैं ऐसा, थोड़ा व्यावसायिक मजबूरी है। मतलब वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, और मतलब वही घास से दुश्मनी कर लेगा तो भी खाएगा क्या। तो दुश्मनी भी नहीं कर सकते हम, इसलिए बहुत सी बातें थोड़ा छुपा कर, थोड़ा बचा कर मीडिया में, फेसबुक में कहता हूँ। हाँ, ये सच है कि जो बातें मैं नहीं कह पाता हूँ, जिन बातों से मुझे दुख होता है, वो उसमें मैं फेसबुक का सहारा लेता हूँ। यू आर राइट। आने वाले नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया, काम सीखो यार, काम जानो, बहुत जल्दी में हो गुरु। हाँ, मतलब पहली फिल्म में एकदम ऑस्कर अवार्ड लेना चाहते हैं आप लोग यार। आज चूंकि गलती है पीढ़ी की भी नहीं है, बड़ा फास्ट फूड का दौर है, जंक फूड का दौर है। आप खाना बोलिए, 10 मिनट में रेडी आपके सामने आ जाएगा। हम 15 मिनट रेस्टोरेंट में वेट नहीं कर सकते, हम बैठते ही ऑर्डर देते हैं वेटर को और बोलते हैं कितना टाइम लगेगा, बहुत थोड़ा जल्दी करना है। हम सब करते हैं, हमें खाना खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो असर पूरी पीढ़ी पे पता चला है। पहले का दौर था जब खाना बनता था, चूल्हे में पकता था आराम से, प्रेशर कुकर का जमाना नहीं था। हर चीज एक प्रोसीजर में होती थी। धीरे धीरे अब आम हमारा पेड़ पे नहीं पकता, वो भूसे में पकाया जाता है, मशीन में पकाया जाता है। इस इंजेक्शन। दौर की पीढ़ी इंजेक्शन देके पकाया जाता है। तो उस दौर की ये पीढ़ी है। इस पीढ़ी को लगता है कि 2 महीने लो, 2 महीने भी छोड़ो, 10 दिन लो, 2 लाख रुपया हमसे लो, हमको एक्टर बना दो। ऐसे एक्टर बनता नहीं है आदमी यार, और उसका इम्पैक्ट दिखता है। मेरी आज की पीढ़ी के लिए इतना कहना है, बहुत जल्दी में मत आओ गुरु। इनको लगता है संजय पांडे इंस्टाग्राम पे है, काजल राघवानी है, सारे एक्टर हैं, दिनेश जी हैं, आम्रपाली हैं, खेसारी हैं। अरे यार, एक प्रोसीजर होता है किसी चीज का भाई। मुझे मैसेज करते हैं, जरा आइए उसमें आइए, जरा मैसेंजर पे आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अरे हमको पता है मैसेंजर पे क्या बात करोगे आप, और हम आपको ले आके कैमरे के सामने खड़ा कर देंगे गुरु, दावा है कि पेशाब निकल जाएगी तुम्हारी। सॉरी, गुस्सा आता है मुझे इस बात पे कि ये लोग बोलते हैं कि एक मौका। अरे यार, कितना मौका मिलेगा, मौका मिलेगा आपको जिंदगी में। ये लोग हल्के में लेते हैं, कोई सीखता उगता नहीं है। ये एक एक दिन खर्च नहीं करना चाहते, ये सीधे ये लोग सुपरस्टार बनना चाहते हैं। बिल्कुल क्षमा के साथ, माफी के साथ ही बात कहूंगा। सॉरी। नहीं, अच्छा कहा आपने। क्या कभी किसी सेट पर मन मार कर काम किए हैं, क्योंकि उस फिल्म का प्रोड्यूसर हीरो ही था और उस हीरो को अभिनय नहीं आता था, तो उस वक्त उस हालात में बात पेट की होती है कि बात दिमाग की होती? वो दो बातें होती हैं। एक बात होती है ना कि कुछ फिल्में मन के लिए करनी चाहिए, कुछ धन के लिए करनी चाहिए। कुछ तो चाय के लिए करनी चाहिए। चाय के लिए, तो ये फिल्में धन और चाय वाली होती हैं। वो तो हमें सेट पे पहुंचते ही पता चल जाता है। हम सेट पे पहला कदम रखते हैं और माहौल देखते हैं, और हमको समझ में आ जाता है कि बॉस, इस पिक्चर का कुछ नहीं होगा। ये जाके पता होता है। सीधा पहले। ये बड़े बड़े हीरो को पता होता है, हिंदी में भी लोगों को पता होता है, सबको पता होता है, हीरोइंस को भी पता होता है
कि क्या होने वाला है। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, सेट पे जाते हो, हीरो देखती हो, जिस हीरो के मतलब बगल में खड़े होने का मन न करे, उसको देख के अच्छा ये हीरो है, ओके। तो ये मजबूरियां होती हैं हमारी। बस मैं उन हीरो से पिटने वाला रिस्क नहीं लेता हूँ, बाकी करना पड़ता है कई बार। छिपना पड़ा है गुलों को भी दामने खार में, ऐसे भी हादसे हुए हैं बाहर में। पंख पंख कर ले। ये तो बढ़िया। आप यह बताएं कि क्या आज के निर्देशक सही में पुराने निर्देशकों की धरोहर को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं? हाँ, जो लोग जिनसे सीख कर आए हैं, और जो लोग ट्रेंड हैं, क्योंकि जो पहले के डायरेक्टर थे काफी कुछ जानते थे और बहुत एक अनुभवी थे, बहुत डायरेक्टर हिंदी से आए हैं। तो अभी की जो पीढ़ी है वो सच में टैलेंटेड है। मैं डायरेक्टरों को लेकर तो कहूंगा कि डायरेक्टर्स ट्रेंड है, सारे लगभग लगभग ट्रेंड है डायरेक्टर्स। ओके। आपको हमेशा ग्रुप लीडर बन के चलने की आदत है। कट्टी में भी आपने एक ग्रुप बनाया जिसके आप लीडर थे। यहाँ आके भी आपने एक एंटी हीरो ग्रुप बनाया जिसमें आपको मोदी मोदी कहा जाता है। तो अगर आप मोदी है तो आपके अमित शाह, जेटली और नितिन गडकरी कौन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं है। हमारा एक एंटी हीरोज ग्रुप है। हाँ, कटनी में मेरा ग्रुप था जो अभी भी चलता है, संप्रेषणा नाम से। और मैंने ही उसकी स्थापना की थी, और एंटी हीरोज भी मैंने ही बनाया। मगर उसमें सभी लोग हैं, अवधेश जी भी हैं, सुशील जी भी हैं, सभी दिग्गज हैं। हाँ, जेटली कहा जाता है समर्थ चतुर्वेदी को। समर्थ मेरा चहेता है, तो उसको मतलब जेटली कहा जाता है। और करण पांडे हैं, उनको कुछ लोग अमित शाह कह देते हैं। और ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बटा हुआ नहीं है कुछ। लेकिन हाँ, ये इल्जाम समर्थ पे ज्यादा लगता है कि ये जेटली है मोदी का। आ, आप अक्सर आपके साथ में काम करने वाले साथी कलाकार या आपको जानने वाले लोग ये क्यों कहते हैं कि आप आंख से काजल चुरा लेते हैं? ये मतलब ये से काजल चुरा लेते हैं, कौन बोला आपको ये? अरे जवाब दीजिए आप। कौन बोला? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। और मैं अपनी तरफ से कहने का मतलब, ये लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सफाई से अपने काम करते हैं और बिना कंट्रोवर्सी में फंसे हुए काम करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? ये गया, एक मिनट रुको, हाँ। एक मिनट मैं हैंड्स फ्री लगा।